हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो सारे लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, सारे लोग अच्छे होंगे। चलिए क्लासेस में जल्दी से जुड़ जाइए, क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, एक बार ज़रा हम चेक कर ले। एक सेकंड, थोड़ा सा समय दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सब सही है, एकदम सब सही है, परफेक्ट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से सभी कोई क्लासेस में आ जाइए। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज राठौर एजुकेशन पर, जहां पर हम राठौर सर बाकी हमारी सारी टीम मिलकर आपके लिए एक बेहतरीन बेहतरीन से कंटेंट पर काम करती है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए क्या होगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के फिर से एक सेशन में हम सभी का वेलकम करेंगे। हमारे जितने भी मेंबर हैं उन सब का वेलकम है, लेकिन सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी उतना ही मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम उसी एकदम जोश और होश के साथ आपके क्लासेस में फिर से आ सके, दोबारा जुड़ सके, दोबारा आपके लिए हेल्पफुल काम कर सके। ठीक है, तो चलिए खैर ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी। तो आज का जो क्लास होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ दिल्ली सल्तनत है, थोड़ा सा इसको इग्नोर करके चलिएगा। दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत को इधर थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे आप लोग। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का क्लास में क्या होगा, मुगल एम्पायर होगा। क्या होगा? मुगल एम्पायर होगा। और मुगल एम्पायर में हम लोग जो है तीन राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, और तीनों फेमस फेमस राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला तो जिसने मुगल एम्पायर की स्थापना रखी, मुगल एम्पायर की नींव रखी, मतलब बाबर के बारे में पढ़े। बाबर के बाद हुमायूं के बारे में पढ़े, हुमायूं के बाद उसके बेटे अकबर के बारे में पढ़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हो ही गई। ये सारी चीजें तो हो ही गई। अब सोचे क्या, थोड़ा सा आज जो है ऑब्जेक्टिव सेशन लिया जाए, इसीलिए हम आज के सेशन में आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या देखते हैं क्या नहीं है, हम इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन हम एक बार क्लास को एकदम फटाफट रिकैप कर लेना चाहेंगे। क्लास को एकदम हम लोग क्या करेंगे, रिकैप कर लेना चाहेंगे। और क्लास को रिकैप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग मुगल एम्पायर को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मुगल को देखते हैं। तो मुगल एम्पायर में हम लोग क्या कहते हैं कि मुगल एम्पायर को भी हम लोग दो फेज में बांटते हैं। मुगल एम्पायर को कितने फेज में बांटते हैं? दो फेज में बांटते हैं। एक तो अर्ली मुगल होगा। ठीक है, अर्ली मुगल होगा, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व मुगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व मुगल कहेंगे। ठीक है, और दूसरे को जो हम लोग कहेंगे उत्तर मुगल कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर मुगल कहेंगे। मतलब मुगल एम्पायर जो है यह दो भाग में बांटा हुआ है, पूर्व मुगल होगा और यह क्या होगा, उत्तर मुगल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें और कितने फेज में बांटा हुआ है पूर्व मुगल में, आप देखेंगे यहाँ पे जो राजा है वो आपका कौन होगा, बाबर से लेकर, कहाँ से लेकर, बाबर से लेकर। ठीक है, मतलब 1526 से लेकर, कहाँ से, 1526 से लेकर आपका कहाँ तक आएगा, औरंगजेब तक आएगा। कहाँ तक आएगा? औरंगजेब तक आएगा। और औरंगजेब कब तक? 1707 तक। कब तक? 1707 तक। ये जो होगा पूर्व मुगल होगा। मतलब मुगल एम्पायर अपनी पूरी की पूरी प्रॉस्पेरिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि मुगल एम्पायर पूरे अपने चरम सीमा पर जब किसी समय था, तो वो पूर्व मुगल काल में था। ठीक है, कब था? पूर्व मुगल काल में था। अब उत्तर मुगल काल की हम बात करते हैं। तो उत्तर मुगल काल में टोटल 9 राजा आता है, 9 सुल्तान आता है। 9 में से सबसे पहला सुल्तान था बहादुर शाह। क्या था? बहादुर शाह होगा। ठीक है, बहादुर शाह हो जाएगा। इसके बाद सबसे अंतिम शासक जो हो जाएगा आपका, ये तो 1707 में ही होगा। ठीक है, बहादुर शाह के बाद सबसे अंतिम शासक जो होगा वो 9वां नंबर का हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। क्या होगा? बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर हो जाएगा, जो कि 1857 में मुगल एम्पायर पूरी तरह से क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब देखिए इसमें से मुगल एम्पायर का जो नींव है वो कौन रखता है? बाबर रखता है। बाबर 1526 ईस्वी में किससे? इब्राहिम लोदी से लड़ाई लड़ता है, और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली पर अपना ये कब्जा जमा लेता है। ठीक है, उसके बाद जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में
1530 में जो है कौन बैठता है गद्दी पर? हुमायूं बैठता है। कौन बैठेगा? हुमायूं गद्दी पर बैठेगा। और हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1540 तक रूल करता है। और उसके बाद 1540 में ही आपको पता ही है, हम यह भी बताए थे कि शेरशाह सूरी के साथ, किसके साथ? शेरशाह के साथ जो लड़ाई हुई थी, शेरशाह के साथ जो चौसा की लड़ाई हुई, चौसा की लड़ाई में हार के बाद हुमायूं जो है भारत निर्वासन में चला जाता है। क्या चला जाता है? भारत निर्वासन में चला जाता है। और निर्वासन में जाने के बाद ठीक 15 साल के बाद सरहिंद की लड़ाई में 1555 में यह वापस आता है। ठीक है, कब आता है? 1555 में यह वापस आता है और 1556 तक रूल करता है। कब तक? 1556 मतलब 1 साल रूल करता है। उसके बाद फिर 1556 में कौन बैठ जाता है गद्दी पर? 1556 में अकबर बैठ जाता है गद्दी पर। ठीक है, कौन बैठेगा? अकबर बैठेगा। ये सारी चीजें हम चर्चा कर चुके थे क्लासेस के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें कर चुके थे। आप लोग जिन्होंने हमारी क्लास को नहीं देखा है, आप लोग एक बार जाइए और हमारी क्लास को पीछे देख कर आइए। ठीक है, पीछे देख कर आइए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये रहा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना करवाई थी? देखिए, इबादत खाना का मतलब क्या होता है और इबादत खाना की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इबादत खाना की जो स्थापना है यह फतेहपुर सिकरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सिकरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सिकरी में हुआ था इबादत खाना की स्थापना। और बेसिकली इबादत खाने के अंदर हर धर्म के लोग आकर बैठेंगे और वहीं से अकबर को भी अलग अलग धर्मों के बारे में पता चलता था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इबादत खाना कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है 1575 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना करवाई थी, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाकर धार्मिक चर्चा की जाती थी। और यह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और दीन ए इलाही की भूमिका का आधार बना था। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहलाता है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन है तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा में किस मुगल सम्राट की नीतियों और जीवन का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो आप बताएंगे तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा में किस मुगल सम्राट? हाँ, आज उधर जाना है ना मैडम। ठीक है, तो तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा में किस मुगल सम्राट की नीति और जीवन का वर्णन देखने को मिलता है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो जहांगीर हो जाएगा। तुजुके जहांगीरी में तो आपको जहांगीर पता ही है। ठीक है, तो कहता है तुजुके जहांगीरी मतलब फारसी में लिखी गई है। तुजुके जहांगीरी किस में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है और जहांगीर की आत्मकथा है, जिसमें उसने अपने शासन, न्याय नीति, नूरजहां के प्रभाव और अन्य घटनाओं का वर्णन किया है। इस प्रमुख घटनाओं का प्राथमिक स्रोत भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर कि किस मुगल सम्राट के समय पियत्रेड्यूरा शैली की स्थापत्य कला में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? ठीक है, पियत्रेड्यूरा शैली की स्थापत्य कला में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। बाबर होगा, हुमायूं होगा, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे कि आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे कि आंसर क्या होगा। एकदम फटाफट तेजी से आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि पियत्रेड्यूरा की शैली जो है वह किसके काल में हुआ था? पियत्रेड्यूरा की जो शैली है वो आपका शाहजहां के काल में देखने को मिलता है। कब? तो शाहजहां के काल में देखने को मिलता है। कहता है शाहजहां के समय ताजमहल और अन्य इमारत पियत्रेड्यूरा शैली का प्रयोग हुआ था, जिसमें संगमरमर पर बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई की जाती थी। ठीक है, यह स्थापत्य एक स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, चलिए कहता है क्या कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक अनुमति दी थी? सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने? किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को जो है भारत में व्यापार के लिए अनुमति प्रदान करी थी? तो क्या अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि किस मुगल सम्राट ने क्या किया था
किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति करी थी? तो व्यापार की अनुमति के लिए आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए अकबर के टाइम पे अकबर 1605 तक रहा था। अकबर कब तक रहा था? 1605 तक रहा था। और इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी न्यू न्यू आई ही थी, ठीक है। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा अगर इसका में किसी का योगदान माना जाता है तो वो किसका माना जाता है? आपका जहांगीर का माना जाएगा। किसका माना जाएगा? जहांगीर का माना जाएगा, ठीक है। तो वैसे जहांगीर ही अनुमति देता है। कहता है जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत जो सर टॉमस रो ने दरबार में आकर व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने यहाँ पर पांव जमाने लगे थे। कहता है नूरजहां गुट किस मुगल सम्राट के शासनकाल से संबंधित है? नूरजहां गुट जो है किस मुगल सम्राट के शासनकाल से संबंधित है? जल्दी से आप लोग बताएंगे कि किस मुगल का शासनकाल से संबंधित है। तो ये नूरजहां गुट जो है वो का किससे हो जाएगा? आपका हो जाएगा जहांगीर से। किससे हो जाएगा? जहांगीर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। कहता है जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप किया और एक राजनीतिक गुट तैयार किया जिसे नूरजहां गुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नूरजहां गुट कहा जाता है। इस गुट में उसके पिता क्या होता है? इतिमाद उद औला और भाई अशफाक या असाफ खान शामिल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन है, कहता है फतेहपुर सिकरी को राजधानी किस मुगल सम्राट ने बनाया था? फतेहपुर सिकरी को राजधानी जो है किस मुगल सम्राट ने बनाया था, यह बताइए आप लोग फटाफट। जल्दी से बताएंगे कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किस मुगल सम्राट ने बनाया था? बाबर हो जाएगा, अकबर होगा, हुमायूं होगा, जहांगीर होगा या शाहजहां हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे कि किसने बनाया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फतेहपुर सिकरी को राजधानी जो है वो कौन बनाता है? अकबर बनाता है। फतेहपुर सिकरी को राजधानी कौन बनाता है? अकबर बनाता है। इसके बारे में हमने क्लास में चर्चा करी भी थी। कहता है अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के रूप में देखा गया। यहाँ कई भव्य इमारतें बनी जैसे बुलंद दरवाजा, दीवाने खास आदि वगैरह चीजों का क्या करवाया गया? यहाँ पे निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें तो हुई। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कहता है कांधार पर पुनः नियंत्रण पाने में किस मुगल सम्राट को असफलता मिली थी? ठीक है, मतलब कांधार को दोबारा जीत नहीं पाया था किस मुगल सम्राट ने? किस मुगल सम्राट ने कांधार को दोबारा नहीं जीत पाया था? क्या अकबर होगा, जहांगीर होगा, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करते हैं कांधार को दोबारा शाहजहां ने नहीं जीत पाया था। कांधार को दोबारा शाहजहां ने नहीं जीत पाया था, ठीक है। कहता है शाहजहां ने कई प्रयास किए लेकिन उसके बावजूद भी 1649 में खोए हुए कांधार पर दोबारा अधिकार नहीं पाया जा सका। यह ईरान के सफवी शासकों के नियंत्रण में चला गया था। किसके शासकों में? सफवी शासकों के नियंत्रण में कांधार चला गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं मुगल काल में आईने अकबरी किसने लिखी थी? मुगल काल में आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी किसने लिखी थी या अकबरनामा भी किसके द्वारा लिखा गया था? क्या हुआ? अकबरनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दोनों आपको पता है, आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों आपको पता है कि मुगल काल में मतलब अकबर के दरबार में एक इतिहासकार हुआ करते थे। उस इतिहासकार का नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल था। और अबुल फजल के द्वारा ही अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी और क्या लिखा गया था? अकबरनामा लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पहले इसके डिटेल को देख लेते हैं। कहता है क्या? आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित है और अकबरनामा का तीसरा भाग है, ठीक है। अकबरनामा का यह क्या है? तीसरा भाग है, जिसमें अकबर की शासन व्यवस्था, आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचे और सांस्कृतिक पहलुओं को क्या करता है? विस्तृत जानकारी देता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको किसके अंदर देखने को मिलता है? अकबरनामा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर देखने को मिलेगा, अकबरनामा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक हुआ था? ठीक है,
किसके शासनकाल में सर्वाधिक जो विस्तार है वो दक्षिण भारत की तरफ देखने को मिलता है? वो अकबर होगा, शाहजहां होगा, औरंगजेब होगा, जहांगीर होगा या फिर बाबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि सबसे अधिक जो मुगल एम्पायर अपने चरम सीमा पर फैला था वो दो राजा के समय पे था, दो सुल्तान के टाइम पे था। एक तो आपका क्या होता है, अकबर हो जाता है। क्या हो जाता है? अकबर हो जाता है। और दूसरा हो जाता है औरंगजेब। क्या होता है? औरंगजेब हो जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत में, किसमें, दक्षिण भारत पर अधिकतर आधिपत्य किसका रहा था, तो वो औरंगजेब का रहा था। किसका रहा था? औरंगजेब का रहा था, क्योंकि इन्होंने ही मराठों को भी हराया था। ठीक है, इसने ही मराठों को भी हराया था, तो ये आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। कहता है औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था और मराठों से लगातार युद्ध किया। दक्षिण में इसकी नीति ने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन शासन के में अस्थिरता भी बनाई रखी। और साथ साथ में आपको पता ही होगा कि जब जब औरंगजेब जो है, जब औरंगजेब दक्षिण भ्रमण पे था, दक्षिण भारत के भ्रमण पे था, तो कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी खाली हो चुकी थी और इसी की लालसा में बहुत सारे ऐसे ऐसे राज्य थे जिन्होंने इससे क्या करती है क्या किया, गद्दारी किया, और लोग जो है इससे धीरे धीरे अलग होने लगे। ठीक है, जिसके वजह से मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे अब टूटने लगा, और जितना साम्राज्य बना था अब मुगल एम्पायर धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट होने लगा, एकदम कम होने लगा। ठीक है, तो वो चीज़ देखने को मिलता है। और औरंगजेब के मरने के बाद तो और भी ज़्यादा मुगल एम्पायर टूट कर कुछ लिमिटेड अमाउंट, मतलब एक लिमिटेड जगह तक वो फैला रह गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर भी कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर भी कहा जाता है? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, आवाज़ हमारी लगभग क्लियर ही होगी। ठीक है, आवाज़ हमारी क्लियर ही होगी, अगर क्लियर है तो एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, तो जिंदा पीर जो है किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, कहता है औरंगजेब धार्मिक रूप में रूढ़िवादी था और खुद को इस्लामी सिद्धांतों का अनुयायी मानता था। वह बहुत सादा जीवन जीता था, वह संगीत से परहेज भी करता था, इसलिए उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुके बाबरी जो है यह किस भाषा में लिखी गई है? आप लोग बताएंगे जल्दी से कि तुजुके बाबरी जो है यह किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुके बाबरी जो है ये आपका चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। किसमें? चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? चगताई तुर्की भाषा में आपका लिखा गया है तुजुके बाबरी। कहता है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी या बाबरनामा जो है ये कौन सी चगताई तुर्की भाषा में लिखी थी? बाद में इसे फारसी में अनुवाद किया गया है। बाद में इसे किस में अनुवाद किया गया है? फारसी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और फटाक से आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किस मुगल सम्राट को दो बार गद्दी से हटाया गया और पुनः स्थापित किया गया? किस मुगल सम्राट को दो बार गद्दी से हटाया गया और पुनः क्या किया गया? स्थापित किया गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और क्या होगा? औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, देखिए दो बार गद्दी से हटाया गया और दो वो स्थापित हुआ, तो एक तो आपका कौन हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं जो है दो बार गद्दी से उठाया गया और फिर उसको पुनः स्थापित किया गया। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया, 1540 ईस्वी में सत्ता से हटाया, लेकिन 1555 में अकबर की सहायता से वह पुनः सत्ता में लौट पाया था। अकबर की सहायता से नहीं था, अकबर तो उस समय 14 साल का ही था, बैरम खान की सहायता से हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के आदेश में से हुआ था? पंचतंत्र का जो अनुवाद है फारसी में किस मुगल सम्राट के आदेश पर देखने को मिलता है? तो जल्दी से आप बताएंगे। यह जो होगा वो होगा अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर के आदेश पर पंचतंत्र जो है फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। कहता अकबर ने
भारतीय साहित्य को फारसी में अनुवादित करवाया था? पंचतंत्र को अनवरे सुहेली नाम से अबू फजल ने फारसी में क्या किया था? अनुदित किया था। तो अनवर ए सुहेली, ये ध्यान में रखना है आपको, क्या रखना है? अनवर ए सुहेली। आगे बढ़ते हैं, कहता है किस मुगल सम्राट को मराठों, सिखों और जाटों के विद्रोह का सबसे अधिक सामना करना पड़ा था? किस मुगल सम्राट को सर्वाधिक मराठा, सिख और जाटों का विद्रोह का सर्वाधिक सामना करना पड़ा था? तो वो क्या हो जाएगा? आपको पता ही है कि वो कौन होगा? औरंगजेब हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पर ही सबसे ज्यादा सिख, मराठा और जाटों के द्वारा आक्रमण देखने को मिल जाता है। ठीक है, कहता है क्या कि औरंगजेब ने दीर्घकालीन शासन के विभिन्न विद्रोह हुए। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा विद्रोह हुआ, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख विद्रोह हुआ और जाट विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, इनके शासन काल में ये सारे विद्रोह देखने को मिल जाते हैं। कहता है क्या कि दारा सिकोहा किस ग्रंथ का अनुवादक था? दारा सिकोहा जो है किस ग्रंथ का अनुवादक था? जल्दी से आप लोग बताएंगे कि दारा सिकोहा जो है वह किस ग्रंथ का अनुवादक है? तो दारा सिकोहा जो है वह उपनिषद का अनुवादक होगा। किसका होगा? उपनिषद का अनुवादक हो जाएगा। ठीक है, किसका होगा? उपनिषद का अनुवादक हो जाएगा। कहता है दारा सिकोहा ने संस्कृत उपनिषद का फारसी में अनुवाद सिरे अकबर नाम से किया था। वह सूफी और हिंदू विचारों का सामंजस्य में विश्वास भी रखता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पर। कहता है मुगल काल में सर्वाधिक दीर्घकालीन शासन किस सम्राट ने किया था? मतलब मुगल की गद्दी पर, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर सर्वाधिक समय तक कौन मुगल सम्राट बैठा था? तो सर्वाधिक समय पर कौन बैठा था? औरंगजेब बैठा था। कौन बैठा था? औरंगजेब बैठा था। आपको पता है कि 1658 से लेकर 1707 तक, कब तक? 1658 से लेकर 1708 तक या 1707 तक यह गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कहता है किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश दिया था? किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश दिया था? तो देखिए, अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है, मतलब समाज कल्याण के लिए कुछ हो रहा है, तो ज्यादातर जो है वो अकबर के तरफ ही जाता है मुगल काल में। ज्यादातर वह अकबर के तरफ ही जाता है मुगल काल के अंदर में। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अकबर हो जाएगा। ठीक है, कहता है अकबर ने सती प्रथा पर नियंत्रण करने के लिए आदेश जारी किया और इसमें स्त्रियों की बालत सती बनाए जाने पर रोक लगाई गई। ठीक है, कहता है बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये हमने आपको बताया भी था। जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे। बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सी युद्ध लड़ी गई थी, ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी, ये बताएंगे आप लोग। तो खानवा का युद्ध हो जाएगा। बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हो जाएगा? खानवा का हो जाएगा। ठीक है, कहता है क्या कि 1527 में, कब? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध, इसमें बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। विजय ने उसे भारत में क्या कर दिया? और ज्यादा सशक्त बना दिया था। उसे भारत में क्या कर दिया? और ज्यादा सशक्त बना दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल दरबार में चित्रकला स्वर्ण कला के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? मुगल दरबार में चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में कौन सा काल माना जाता है? तो आपको पता ही है कि चित्रकला के लिए अगर देखा जाए, चित्रकला वगैरह के लिए देखा जाए, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? जहांगीर का काल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जहांगीर का काल हो जाएगा। ठीक है, किसका होगा? जहांगीर का काल होगा। कहता है क्या कि जहांगीर चित्रकला का क्या था? प्रेमी था। प्राकृतिक दृश्य और व्यक्तियों के चित्रण में इस काल की चित्रकला उत्कृष्टता तक सीमा तक पहुंचता है। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस मुगल सम्राट ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? जल्दी से बताएंगे कि दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण है किस मुगल सम्राट ने करवाया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण है वह किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो वो आपका कौन हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां। ठीक है, कब करवाया था? कहता है शाहजहां ने 1650 से 56 के बीच में दिल्ली में भव्य जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और उसकी स्थापत्य शैली जो है अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। कहता है किस मुगल सम्राट ने पहली बार मनसबदारी प्रथा लागू करी थी? मनसबदारी प्रथा जो है किस मुगल सम्राट ने सबसे पहली बार लागू करी थी? तो वो कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
कहता है अकबर ने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा लागू की जो सैन्य और नागरिक अधिकारियों की श्रेणी तय करती थी। ठीक है, कहता है इत्माद उद दौला का मकबरा किस मुगल काल में की रचना है? इत्माद उद दौला किस मुगल काल की संरचना का मकबरा किस मुगल काल की संरचना का एक उदाहरण देखने को मिलता है? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए आपको बताया ही थे कि जहांगीर के समय पे नूरजहां गुट बनाया गया था। कौन सा गुट था? नूरजहां गुट था। कौन था? नूरजहां गुट था। ठीक है, नूरजहां गुट था। और आपको पता ही है कि जो नूरजहां थी इसका अत्यधिक राजनीति में हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ठीक है, अत्यधिक राजनीति में हस्तक्षेप देखने को मिलता है, राजनीति में हस्तक्षेप देखने को मिलता है। और इसी में इसने अपने पापा इत्माद उद दौला और जो है अपने भाई असाफ खान को हस्तक्षेप करवाया था, या असाफ खान सपोर्ट करता था। तो वो कौन सा हो जाएगा? जहांगीर काल हो जाएगा। कौन सा होगा? जहांगीर काल हो जाएगा। ठीक है, कहता है यह मकबरा नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। यह सफेद संगमरमर से निर्मित है और पहला मकबरा भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का कार्य क्या था? मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का कार्य क्या था? देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग काम था। जैसे अगर आप देखेंगे मीर बख्शी का काम क्या होगा? न्याय देना, भूमि मापना, सैन्य भर्ती, वेतन का काम, लेखाकार का काम, अनुवाद का काम। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि मीर बख्शी का काम क्या हो जाएगा? तो मीर बख्शी के काम की अगर हम बात करते हैं तो सैन्य भर्ती और वेतन वगैरह का जो काम होगा वो मीर बख्शी का होगा। किसका होगा? मीर बख्शी का होगा। न्याय का काम जो है वह काजी का होता था। क्या होता था? न्याय का काम जो है यह काजी का होता था। क्या होता था? काजी का होता था। ठीक है, बाकी भूमि मापना हो गया, ये सब जो है आपका किसका होता था? राजस्व विभाग का हुआ करता था। किसका हुआ करता था? राजस्व विभाग का हुआ करता था। जो राजस्व मंत्री टोडरमल हुआ करते थे। कौन थे? टोडरमल हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कहता है मीर बख्शी सेना का प्रधान हुआ करता था, प्रधान अधिकारी होता था जो सैनिक के नियुक्ति, वेतन, युद्ध और योजनाओं के लिए उत्तरदायी होता था। ठीक है, कहता है मुगल सम्राट ने फतवा ए आलमगिरी संकलित कराया था। फतवा ए आलमगिरी कब संकलित करवाया था? किसके शासनकाल में? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और हुमायूं। कौन हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अकबर, जो औरंगजेब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब ने इस्लामी कानूनों का संकलित करवाया और जिसे फतवाए आलमगिरी कहा जाता है, यह हनफी शरीयत का आधार था। ठीक है, कहता है मुगल काल में राजस्व व्यवस्था को देख रेख के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया जाता था? मुगल काल में राजस्व अधिकारी को देखरेख के लिए किसको किया जाता था? दीवान, वजीर, बख्शी, सूबेदार या फिर मीर सदर। तो बेसिकली वो दीवान का काम होता था। किसका काम होता था? दीवान का काम होता था। किसका काम होगा? दीवान का काम होता था। ठीक है, कहते हैं दीवान राज्य का मुख्य वित्त अधिकारी होता था जो राजस्व संग्रह का वितरण का कार्य देखता था। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से कौन संस्कृत भाषा का विद्वान था? अकबर के नवरत्नों में से संस्कृत भाषा का विद्वान कौन था? राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, बिरबल, फैजी या फिर अबुल फजल हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो वो कौन हो जाएगा? बिरबल हो जाएगा। संस्कृत भाषा के विद्वान जो है वो कौन हो जाएंगे? बिरबल हो जाएंगे। कहता है बिरबल संस्कृत, हिंदी, फारसी के ज्ञाता थे। वे अकबर के सलाहकार और कवि भी हुआ करते थे। ठीक है, कहता है मुगल प्रशासन में सुबह क्या होता था? सभा क्या होता था? मुगल प्रशासन में सभा क्या होता था? एक कर, एक सैन्य रैंक, एक प्रशासनिक प्रांत, एक धार्मिक संप्रदाय और एक न्यायालय हुआ करता था। तो सुबह का मतलब क्या होता था? सुबह का मतलब, या सूबा जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सूबा कह सकते हैं। सूबा को ही हम लोग क्या कहते थे? प्रांत कहते थे। क्या कहते थे? प्रांत। तो एक प्रशासनिक प्रांत को ही हम लोग क्या कहते हैं? सूबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूबा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है क्या कि अकबर के साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया जिसे सब सूबा कहा जाता था, जिसमें प्रत्येक सूबा के एक प्रमुख सूबेदार होंगे। क्या होंगे? प्रमुख सूबेदार होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर का क्वेश्चन है। कहता है क्या कि औरंगजेब के उत्तराधिकार
संघर्ष में उसके किन भाइयों की मृत्यु हुई थी? औरंगजेब के उत्तराधिकार संघर्ष में उसके किन भाइयों की मृत्यु हुई थी? मुराद, शाह सूजा हो जाएगा, दारा और मुराद हो जाएगा, मुराद और दीनदयाल, खुसरो और शाह सूजा होगा, खुर्रम और मुराद हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि किन भाइयों की मृत्यु देखने को मिलती है? तो दारा और मुराद की मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है? दारा और मुराद की मृत्यु हो जाती है। कहता है औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध में दारा सिकोह को हरा कर हत्या कराई और मुराद को कैद कर मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे कहता है दीवान खास का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजस्व वसूली, आम जनता से संवाद करना, गोपनीय मामलों पर मंत्रणा करना, सैनिकों की सूची, न्यायिक अपील सुनना। दीवाने खास का काम क्या हुआ करता था? तो दीवाने खास का काम बेसिकली गोपनीय मामलों के ऊपर क्या करना था? मंत्रणा करना था। और बेसिकली दीवाने खास में सिर्फ और सिर्फ उसके खास व्यक्ति ही जाते थे, मतलब जो सुल्तान हुआ करते थे उसके ही खास व्यक्ति जाया करते थे दीवाने खास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि दीवाने खास में बादशाह के खास मंत्री के साथ गुप्त एवं महत्वपूर्ण विषयों पर क्या होती थी? चर्चा होती थी। नवरत्नों की अवधारणा किस मुगल सम्राट से संबंधित है? तो वो किससे हो जाएगा? अकबर से संबंधित हो जाएगा। किससे होगा? अकबर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, कहता है क्या बुलंद दरवाजा किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा बनाया गया था वो जो है गुजरात को जब फतह करके अकबर आया था तो उसी उपलक्ष्य में जो है यह बुलंद दरवाजा बनाता है। कौन सा? बुलंद दरवाजा बनाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अकबर, सॉरी, गुजरात विजय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात विजय। अकबर ने जब गुजरात विजय 1573 में किया था तो उसी स्मारक के रूप में। एक मिनट रुकिएगा, कुछ ग्लिच हुआ है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए, तो देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा लाइट का आना जाना वो उस चक्कर में थोड़ा ग्लिच हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है क्या कि मुगल सम्राट अकबर की जीवनी अकबरनामा किसने लिखी थी? तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह तो बताने की जरूरत नहीं है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल ने दरबारी इतिहास का अबुल फजल जो है अकबर का क्या हुआ करता था? दरबारी इतिहासकार हुआ करता था और इसी ने लिखा भी था। उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की क्या करी थी? रचना करी थी। ठीक है, कहता है शाहजहां ने किस प्रसिद्ध मीनार का निर्माण करवाया था? तो क्या होगा? बुलंद दरवाजा होगा, लाट भैरव होगा, शाह मीनार हो जाएगा, या फिर मीनारे पंजाब हो जाएगा, या कुछ नहीं बनवाया था? जल्दी से आप लोग बताएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं बनवाया था। ठीक है, कुछ नहीं बनवाया। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के प्रसिद्ध मस्जिदें, किले और मकबरे बनवाए परंतु कोई भी मीनार नहीं बनवाया था। ठीक है, कहता है ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताज हाँ सर, वो हो गया सर, क्लास ले रहे थे, वो मॉनिटर ऑन नहीं हो रहा था, बस हम इसी पे कर लिए।
चलिए ठीक है। तो आपका क्या होता है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का वास्तुकार जो होगा यह हो जाएगा अहमद लोहरी हो जाएगा, या कौन हो जाएगा, अहमद लाहौरी हो जाएगा। कौन होगा, अहमद लाहौरी हो जाएगा। कहता है अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार अहमद लाहौरी ताजमहल के क्या माने जाते हैं, मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं। कहता है औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था, राजनीतिक विद्रोह के कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक रूढ़िवाद के कारण, या फिर दरबारी कलह के कारण, व्यक्तिगत दुख के कारण। देखिए अगर हम बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब जो है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अपने धर्म को एक क्रूरता से मानने वाला, या एकदम कट्टरवादी व्यक्ति मारा बोल सकते हैं हम उसको, क्रूरता नहीं बोलेंगे, कट्टरवादी व्यक्ति बोलेंगे। वो अपने धर्म को बहुत ही कट्टरता से मानता था, इस्लाम धर्म को, इसीलिए उसमें संगीत वगैरह के बारे में नहीं था। इसलिए वो क्या कहता है कि धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण जो है वो अपने दरबार में गाने के ऊपर या फिर जो संगीत हुआ था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। मतलब औरंगजेब ने इस्लामिक शुद्धता के नाम पर दरबारी संगीत, नृत्य आदि पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। कहता है किस मुगल सम्राट ने जजिया कर दोबारा लगाया था। देखिए अकबर ने जजिया कर क्या किया था, बंद किया था। अकबर ने क्या किया था, जजिया कर जो है बंद किया था। शाहजहां और जहांगीर जो है वो दोनों अपने दादाजी के नक्शे कदम पर, अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि दोबारा जजिया कर अगर किसी ने स्टार्ट करी थी तो वो कौन हो जाता है, औरंगजेब हो जाता है। कौन हो जाता है, औरंगजेब हो जाता है। औरंगजेब ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन सॉरी अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा 1679 में क्या कर दिया, इसे फिर से लगाया था। ठीक है। कहता है अकबर द्वारा प्रयुक्त सुलह कुल का अर्थ क्या था। ठीक है। अकबर द्वारा प्रयुक्त सुलह कुल का अर्थ क्या था। तो देखिए सुलह कुल के बारे में बताए थे, सभी धर्मों के बारे में। किसके बारे में, सभी धर्मों के बारे में बताना। मतलब क्या कि एकेश्वरवाद पर, किसके ऊपर, एकेश्वरवाद के ऊपर जो है जोर दिया गया था। ठीक है। एकेश्वरवाद के ऊपर जोर दिया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी धर्मों का सम्मान करना। सभी धर्मों का क्या करना, सम्मान करना, सभी धर्म समान करना। ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं, सुलह कुल के नीति के अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के प्रति क्या किया था, सहिष्णुता भी अपनाई थी। इसके बारे में हमने आपके साथ चर्चा भी करा। कहता है क्या कि मुगल शासकों द्वारा किस शैली की चित्रकला को बढ़ावा दिया गया था। राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल शैली, फारसी, दक्षिण भारतीय शैली, किस शैली को बढ़ावा दिया गया था। तो सर्वाधिक जो है फारसी शैली को बढ़ावा दिया गया था। किसको दिया गया था, फारसी शैली को बढ़ावा दिया गया। कहता है मुगल चित्रकला में फारसी और भारतीय तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। यह दरबारी जीवन, युद्ध और प्रकृति को भी दर्शाती थी। कहता है औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक पहुंच गई थी। औरंगजेब के काल में मुगल सीमाएं जो है कहाँ तक पहुंच गई थी। तो औरंगजेब के काल में अगर हम देखें, तो अगर आप भारत की तरफ देखते हैं तो कुछ इधर आपको हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। तो हिंदू कुश से लेकर, कहाँ से लेकर, हिंदू कुश से लेकर नीचे भारत के पठारी क्षेत्र में जो है एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी। ठीक है। एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी, ये नदी है कावेरी। तो कावेरी से लेकर हिंदू कुश तक इसका जो है आपका क्या देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू कुश से लेकर कावेरी हो जाएगा। क्या होगा, हिंदू कुश से। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर, गोलकोंडा को जीत कर साम्राज्य में दक्कन तक फैला दिया था। ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है बाबर की भारत विजय का मुख्य कारण क्या था। बाबर के भारत विजय का मुख्य कारण क्या था। विशाल सेना, आधुनिक तोपखाना, अफगानों की सहायता, धार्मिक समर्थन, भारतीय राजाओं की मित्रता। देखिए आधुनिक तोपखाना इसका सबसे सर्वाधिक कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधुनिक तोपखाना। अभी तक भारत में किसी भी राजाओं के द्वारा तोप का इस्तेमाल नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही बाबर आता है तो वो अपने साथ तोपखाने का इस्तेमाल लेके आता है, जिसके वजह से जो है बाबर भारत में क्या होता है, विजयी होता है। ठीक है। जिसकी वजह से भारत में बाबर क्या होता है, विजयी होता है। कहता है बाबर ने तुलगमा पद्धति का, तोपखाना का प्रयोग किया था। तुलगमा पद्धति में हमने आपको बताया भी था कि सैनिक जो है 5 भागों में डिवाइड होता था। एक सेंट्रल सैनिक होता था, ठीक है, बीच में होगा, एक पश्चिम होगा, एक अग्र होगा, एक बायां हो जाएगा और एक क्या होगा, दायां हो जाएगा। इसको हम लोग तुलगमा शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, तुलगमा शैली कहते हैं। और तोपखाना का प्रयोग जो है पानीपत के 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के लिए देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो ये आपका आज का 40 ऑब्जेक्टिव था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा
और अच्छा लगा तो आप हमारे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, हर हर महादेव, राधे राधे।